जब्त एंड जमींदार्स। तो पिछले सेक्शन में हमने मनसबदार एंड जागीरदार्स के बारे में पढ़ा कि मनसबदार कौन होते हैं, उन्हें मिलिट्रीज वगैरह मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं, उन्हें जागीर्स मिलती हैं और जो भी उससे रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो उनकी सैलरी होती है और उसी में उनको सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। तो हमने ये सारी चीज़ें देखी और इस सेक्शन में हम दो नई टर्म्स देखने वाले हैं कि जब्त क्या होता है और जमींदार्स कौन होते हैं। ठीक है। अगर हम आज की बात भी करें, जो गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, मतलब मेजर सोर्स ऑफ इनकम, वो है टैक्सेस। कि जो भी लोग टैक्सेस पे करते हैं उसे गवर्नमेंट रिसीव करती है, उसका गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है और फिर गवर्नमेंट उस रेवेन्यू को अलग अलग जगह पे पब्लिक के लिए ही यूज़ करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टैक्स ही एक तरीका है रेवेन्यू का, गवर्नमेंट और भी काफ़ी तरीक़ों से रेवेन्यू अर्न करती है, बट ये एक मेजर सोर्स है। इसी तरह हम देखें तो जो मुगल रूलर्स थे उनका भी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम था वो था टैक्स। अब उस टाइम पे जो लोग थे वो ज़्यादातर पेजेंट्री में ही इन्वॉल्व थे, वो लोग फार्मिंग करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। तो जो भी पेजेंट्स उगाते थे, जो भी प्रोड्यूस होता था उस पर टैक्स लगता था और वो टैक्स जो है वो मुगल रूलर्स का इनकम होती थी। So the main source of income available to Mughal rulers was tax on the produce of the peasantry, कि जो भी peasants ने उगाया है उस पर टैक्स लगता था और वो मुगल रूलर्स का मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था। अब ज़्यादातर जगहों पे क्या होता था कि जो पेजेंट्स हैं वो कुछ जो एलाइट पर्सन्स होते हैं, जैसे कि विलेज हेडमैन हो गया, लोकल चीफ्टेन हो गए, ठीक है, जो गांव का मुखिया है या फिर कबीले का सरदार है, तो कुछ इस तरह के जो बड़े लोग हैं उन लोगों के थ्रू सारे पेजेंट्स अपना रेवेन्यू मतलब टैक्स पे करते थे मुगल रूलर्स को। ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो मुगल रूलर्स है हर एक पेजेंट्स के पास जाके कहें कि भाई टैक्स निकालो, तो ऐसा तो नहीं था। तो इसीलिए ये जो हेडमैन्स होते थे, लोकल चीफ्टेन्स वगैरह होते थे, वो क्या करते थे, वो सभी अपने अपने एरिया के पेजेंट से टैक्स कलेक्ट कर देते थे और फिर ये लोग जाके मुगल रूलर्स को दे देते थे। ठीक है। अब मुगल इस तरह के इंटरमीडियरीज के लिए, जैसे कि ये हेडमैन हो गए, लोकल चिफ्टेंस हो गए, उनके लिए एक वर्ड यूज करते थे, जमींदार। ठीक है, मतलब सबके लिए अलग अलग वर्ड यूज नहीं करते थे, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा विलेज हेडमैन हो या लोकल चिफ्टेन हो, तो उनके लिए वो लोग अलग अलग वर्ड यूज करते थे। सभी इंटरमीडियरीज के लिए वो एक ही वर्ड यूज करते थे, जमींदार। तो जमींदार कौन हो गए? तो मुगल काल में जो लोग इंटरमीडियरी का काम करते थे, एक तरह से बिचौलिए होते थे जो कि पेजेंट से टैक्स लेते थे और मुगल्स को देते थे, तो वो हो गए जमींदार। अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे टोडरमल, उन्होंने एक केयरफुल सर्वे किया। ठीक है, पूरे 10 साल के पीरियड का उन्होंने उस 10 साल के पीरियड में देखा कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह की क्रॉप उगाई जा रही है, कितनी क्वांटिटी में वो क्रॉप उगाई जा रही है, उन क्रॉप्स का प्राइस क्या है, ठीक है, कितने एरिया में कल्टीवेशन हो रही है। तो कुछ इस तरह की उन्होंने जानकारी इकट्ठी की और उसका सर्वे किया। 1570 से लेके 1580 तक उन्होंने ये सर्वे किया था और इस डेटा के बेसिस पर उन्होंने टैक्स फिक्स किए। ठीक है, हर एक क्रॉप पर। मतलब कि पहले क्या होता था कि सभी के लिए सेम टैक्स चल रहा है, कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं था, बट फिर उन्होंने इस तरह का सर्वे किया और हर एक जो क्रॉप थी उस पर उन्होंने टैक्स फिक्स किया। और वो जो टैक्स था वो इन कैश था, इन काइंड नहीं था। इन कैश मतलब कि आपको जो भी उस टाइम पे जैसे स्वर्ण मुद्राएं या जो भी कैश चल रहा है उसमें देना है, और इन काइंड होता है कि आपको कैश के बदले किसी चीज में के फॉर्म में टैक्स देना है। जैसे कि इन काइंड में, जैसे जो फार्मर उगा रहा है, मान लो वो गेहूं उगा रहा है, तो कुछ क्वांटिटी गेहूं का दे देगा राजा को, तो वो हो गया इन काइंड टैक्स। बट टोडरमल ने क्या कहा था कि हर एक क्रॉप पर टैक्स फिक्स किया था इन कैश। ठीक है, हर एक प्रोविंस को उन्होंने कुछ रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर एक रेवेन्यू सर्कल के अपने अपने टैक्स रेट होते थे अलग अलग क्रॉप्स के लिए। ठीक है, एरिया वाइज उन्होंने सारी क्रॉप्स वगैरह को बांट दिया, रेवेन्यू सर्कल्स बना दिए, क्योंकि हो सकता है एक जगह पे कोई क्रॉप ज़्यादा उगाई जाती हो, एक जगह पे कम उगाई जाती हो, एक जगह पे मान लो इतना कुछ उगता ही ना हो, रेत रेत है मान लो राजस्थान वगैरह वाली तरफ। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए उन्होंने टैक्स वगैरह लगाए। और ये भी चीज़ देखी कि क्रॉप्स के कितने प्राइजेज हैं, अगर किसी क्रॉप का ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, कम प्राइस मिल रहा है तो कम टैक्स। तो इन सभी चीज़ों में को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह टैक्स फिक्स किए और इस रेवेन्यू सिस्टम को क्या कहा गया? जब्त सिस्टम। ठीक है, बट ये वाला जो सिस्टम था ये ज़्यादातर उन्हीं एरियाज में प्रचलित हुआ, उन्हीं एरियाज में चला जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा था, जहाँ पे मुगल जो थे वो सर्वे वगैरह कंडक्ट करवा पा रहे थे और अच्छे से अकाउंट्स रख पा रहे थे कि हर चीज़ का एकदम केयरफुली अकाउंट हो, पूरा लेखा जोखा हो। बट
जिन एरियाज में मुगल्स की इतनी अच्छी पकड़ नहीं है, कंट्रोल इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो वहाँ पे ये सर्वेज वगैरह कराना पॉसिबल इतना अच्छे से नहीं था, और इसीलिए ये जो सिस्टम था, जब्त सिस्टम था, वो भी इतने अच्छे से वहाँ पे लागू नहीं हो पाया। ठीक है, तो एरियाज जैसे कि गुजरात हो गया, बंगाल हो गए, तो ये जो एरियाज है थोड़े दूर पड़ते हैं इनके, जैसे दिल्ली एंड आगरा वाले इलाके से ये बहुत दूर पड़ते हैं। गुजरात एकदम वेस्ट में हो गया, बंगाल ईस्ट में हो गया, तो ये बहुत ही दूर दराज वाले इलाके हैं जिनको उस टाइम पे इतना आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, जैसे कि हमने पहले भी देखा। ठीक है, तो इसीलिए इन इलाकों में, जैसे गुजरात एंड बंगाल जैसे इलाकों में ये जो जब्त सिस्टम था ये इतना अच्छे से नहीं चल पाया। अब कुछ कुछ एरियाज में जो जमींदार थे, ये जो इंटरमीडियरीज थे, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर होती थी, और अगर इन पे कभी मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कोई दबाव डालते थे, किसी तरह का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, तो ये लोग एक तरह से रेबेलियन करने को अ, इतने सक्षम होते थे कि ये लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सके। तो ये लोग इतनी पावर रखते थे कुछ कुछ जगहों पर कुछ कुछ जगहों के जो जमींदार थे वो इतने पावरफुल नहीं भी थे। और कभी कभी क्या होता था कि जो जमींदार हैं और जो पेजेंट्स हैं, जो सेम कास्ट के हैं, सेम जाति के हैं, तो वो लोग क्या होते थे, एक साथ मिल जाते थे और फिर रेबल करते थे मुगल अथॉरिटीज के खिलाफ। तो मतलब कि उन लोगों ने क्या किया, एक तरह से सारे लोग मिल गए, जमींदार और पेजेंट सब मिल गए जो सेम जाति के हैं, एक ही जाति के हैं, और फिर उन लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया मुगल अथॉरिटीज के खिलाफ। और 17th सेंचुरी के एंड तक ये जो रिवोल्ट्स थे, जो पेजेंट्स वगैरह, जो किसान वगैरह जो रिवोल्ट्स कर रहे थे, जो विद्रोह कर रहे थे, इन्होंने एक तरह से चैलेंज का काम किया मुगल एम्पायर के लिए। ठीक है, मतलब कि 17th सेंचुरी के एंड तक जो पेजेंट्स के रिवोल्ट्स थे, जो उनका प्रदर्शन था, जो विद्रोह वगैरह था, वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो रहा था मुगल अथॉरिटीज़ पर। नाउ अकबरनामा एंड आईने अकबरी। तो अब ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। सो अकबर ने अपने एक बहुत ही नज़दीकी दोस्त और उनके कोर्टियर भी थे, उनके दरबारी भी थे, अबुल फजल, उनको एक काम सौंपा कि आप मेरी हिस्ट्री लिखिए। ठीक है, मेरा जो भी शासनकाल है उसकी हिस्ट्री लिखिए। तो ये अकबर ने अबुल फजल को ऐसा कहा हिस्ट्री लिखने के लिए। ठीक है, तो अबुल फजल ने क्या किया, एक 3 वॉल्यूम हिस्ट्री लिखी अकबर के शासनकाल की। कि मतलब एक तरह से उन्होंने अबू फजल ने क्या किया कि जो अकबर की हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में बांट दिया, 3 वॉल्यूम्स में बांट दिया। ठीक है, और इस पूरे हिस्ट्री को क्या कहा गया, अकबर नामा। सो जो फर्स्ट वॉल्यूम थी उसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ था कि अकबर के पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, तो इसलिए उनके एंसेस्टर्स के बारे में लिखा हुआ था फर्स्ट वॉल्यूम में। सेकेंड वॉल्यूम में इवेंट्स वगैरह के बारे में लिखा हुआ था कि अकबर के शासनकाल में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। ठीक है, कहाँ पे लड़ाई जीती, कहाँ पे क्या क्या हुआ, तो ये सब चीज़ें। और थर्ड वॉल्यूम जो थी वो एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग भी थी और इम्पॉर्टेंट भी थी, जिसका नाम था आईने अकबरी। सो इसमें अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा हुआ था, हाउस होल्ड, आर्मी, रेवेन्यूज एंड जियोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर। मतलब कि अकबर के काल में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह चलता है, जो प्रशासन है वो किस तरह चलता है, किस तरह की नीतियां हैं, क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, किस तरह की डेवलपमेंट्स वगैरह हो रही हैं, तो वो सब चीज़ों के बारे में, हाउस होल्ड की जो घर गृहस्थी हैं वो सब कैसे चल रही हैं, अकबर की आर्मी के बारे में और रेवेन्यू के बारे में कि वो किस तरह अकबर जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और जियोग्राफी के बारे में कि जो जियोग्राफिकल एरिया है वो किस तरह का है, तो और भी अलग अलग फीचर्स, ठीक है, जियोग्राफी के। तो वो सब चीज़ें किसमें लिखी हैं, थर्ड वॉल्यूम में, जिसका नाम है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी से हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मिलती है। आईने अकबरी में हमारे ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स के बारे में लिखा हुआ है कि जो भी इंडिया में रहने वाले लोग हैं उन उस टाइम पे वो किस तरह के ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स फॉलो करते थे। और जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है आईने अकबरी के बारे में, वो है स्टैटिस्टिकल डिटेल्स। कि आईने अकबरी में बहुत ही ज़्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा दिया हुआ है, और वो भी अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि क्रॉप से रिलेटेड, किस किस तरह की क्रॉप्स उगाई जा रही हैं किन किन एरियाज़ में, और कितनी यील्ड हो रही है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या क्या प्राइजेस हैं, क्या क्या वेजेस हैं वर्कर्स के, और कितना कितना रेवेन्यू मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टैटिस्टिकल डेटा प्रोवाइड किया हुआ था आईने अकबरी में। और आईने अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। ठीक है, तो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि जो अकबर है वो अबुल फजल से अकबरनामा, ये जो बुक है उनके हिस्ट्री, वो रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं। सो इस सेक्शन में हमने ज़ब्त एंड ज़मींदार्स के बारे में जाना कि ज़ब्त एक रेवेन्यू सिस्टम है जिसमें कि अलग अलग क्रॉप्स पे अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, अलग अलग एरियाज़ को रेवेन्यू सर्कल्स में बांटा हुआ है, तो ये सब चीज़ देखी।
और ज़मींदार्स कौन होते हैं? ज़मींदार्स वो इंटरमीडियरीज होते हैं जो कि पेजेंट से टैक्स लेते हैं और मुगल्स को देते हैं।